स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल टाइम में। इस चैनल में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में आज डायमेंशन के विषय में अध्ययन करेंगे। आपसे अनुरोध है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो शुरू करते हैं हम लोग। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन हम लोग जानते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ है। एक जो है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जितनी भी क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको यदि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के रूप में लिखते हैं तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पे जो पावर्स आती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की को जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में जब लिखते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे जो पावर्स आती हैं उनको कहा जाता है उस क्वांटिटी की, चाहे वो डिराइव्ड हो चाहे फंडामेंटल भी हो तो भी उस क्वांटिटी की का डायमेंशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग फोर्स की बात अगर करें तो फोर्स क्या होता है? मास गुणे एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास गुणे एक्सेलरेशन। अब यहाँ फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन मास और एक्सेलरेशन में मास केवल फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इस फोर्स का डायमेंशन जानने के लिए हमको एक्सेलरेशन को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में चेंज करना होगा और इसके बाद जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे पावर्स आती हैं वो फोर्स का डायमेंशन होंगी। जैसे अब फिर इसको यदि हम लोग लिखें तो लिखेंगे वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम यदि हम लोग लिखते हैं तो अभी भी वेलोसिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग मास गुणे वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ हम पाते हैं टाइम की 2 पावर। अब इस तरह से हमको ये सभी क्वांटिटीज़ मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में मिल गया। तो इनके संकेत होते हैं कैपिटल लेटर से पहला लेटर जो इनका होगा वही संकेत हो जाता है इनको डिनोट करने का। मास के लिए कैपिटल M और डिस्प्लेसमेंट लेंथ है एक तरह से, तो इसके लिए L, और टाइम को T से T की पावर 2। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो लिखते हैं ml T की पावर T -2। पावर नहीं कहेंगे, T में -2। मतलब यदि फोर्स का डायमेंशन कहा जाए तो फोर्स का m में डायमेंशन 1 है, m में 1, L में भी 1 और T में डायमेंशन -2 है। इस तरह से हम लोग डायमेंशन को समझते हैं। तो डायमेंशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच, dimension of a physical quantity are the powers to which, जिनको कि the fundamental quantities must be raised, the fundamental quantities must be raised। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर रखा जाता है या चढ़ाया जाता है टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। किसके लिए? उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the fundamental quantities must be raised to represent the physical quantity।
ये एग्जांपल था, फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला MLT-2। M में एक डायमेंशन, L में एक और T में -2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लोगों को वर्क डन का डायमेंशन निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क होता है फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए हम फोर्स का यदि लिखें तो फोर्स को फिर मास गुणे एक्सेलरेशन गुणे डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से मास के लिए m, एक्सेलरेशन का यहाँ से अगर हम लोग करें तो LT-2, ये इस तरह से, और डिस्प्लेसमेंट का L। इन दोनों को साथ लेते हैं, L की यहाँ एक घात है, L की यहाँ 1 पावर है। दोनों को साथ लेंगे तो हम लिखेंगे ML2T-2। m में तो वर्क डन का जो डायमेंशन है, m में 1, L में 2 और T में -2। T यहाँ टाइम के लिए रिप्रेजेंट हुआ है और L लेंथ के लिए। तो इस तरह से ये डायमेंशन होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालने का तरीका है। और यूजेज ऑफ डायमेंशन हम लोग अब पढ़ते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशन क्या है, डायमेंशन के यूज क्या है। यूजेज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के क्या यूज हैं। तो एक यूज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस in an equation। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को जोड़ा या घटाया जाता है। तो यदि कोई इक्वेशन लिखा होता है, उसमें अलग अलग टर्म यदि जुड़े हैं तो उन टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है। ये होमोजेनिटी ऑफ यूजेज ऑफ डायमेंशन में होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन, होमोजेनिटी। तो इसमें हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, लिखते हैं इसको अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इसके अनुसार सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज are added or subtracted। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड वी कैन से, क्या कह सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन में all the terms are same, the dimension of all the terms in an equation must be identical,
ये आइडेंटिकल होता है। ये यूजेज ऑफ डायमेंशन में होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन का ये प्रिंसिपल क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जितने भी टर्म होते हैं वे उनका डायमेंशंस सेम होता है, चाहे वो जोड़े या घटाए गए हों, उनका डायमेंशन सेम होता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ मोशन में v स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, वेयर u इज़ फाइनल इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन एंड s क्या होता है, डिस्टेंस होता है। यदि वेक्टर रूप में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है। तो यदि हम लोग इसको डायमेंशन निकालें तो u का जो डायमेंशन होगा l में 2 होगा। इसी तरह a s का जो डायमेंशन होगा, a मतलब एक्सेलरेशन lt-2 और s जो है वो l है। तो इसमें u स्क्वायर है तो l हो गया, l स्क्वायर हो गया, as मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और s l के लिए हम लोग यहाँ u जो है वेलोसिटी है तो u का क्या होता है, u lt-2 इसका स्क्वायर होगा, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, l पर 2 और t पर -4। l में 2 है डायमेंशन और t में -4 है। और इधर से यदि देखते हैं तो ये 2as में lt-2 और इंटू l, तो इसको हम लोग लिखेंगे l2 और मीटर यहाँ पर 2 होगा तो lt-2 हो गया, ठीक है। मीटर पर सेकेंड u का इसका स्क्वायर किया गया, l में 2 पावर आया और t में -2, मतलब l में डायमेंशन 2 है और t में -2 है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि u स्क्वायर एंड 2as आर बोथ हैव सेम डायमेंशन इनके हैं, इसलिए ये जोड़े गए हैं। इसी तरह से दूसरा यूज इसका हम देखते हैं। यूज क्या है, अन्य यूज जो है डायमेंशन का, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट को कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, मतलब कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में यदि हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज करने में डायमेंशन हेल्प करता है। डायमेंशन की सहायता से हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। कैसे डायमेंशंस कैन बी यूजफुल इन फाइंडिंग द डायमेंशन कैन बी यूजफुल इन फाइंडिंग द, क्या फाइंड करने में, डायमेंशन कैन बी यूजफुल इन फाइंडिंग द conversion factor for the unit, conversion factor for the unit, जिस यूनिट में हमने क्वांटिटी को रखा है और अगले यूनिट में यदि हम बदल करके किसी यूनिट में रखना चाहते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर ये फाइंड करने में सहायक होता है। डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, conversion factor for the unit of a derived physical quantity from one system to the other, from one system to the other, एक सिस्टम से
दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में यूनिट को डायमेंशन हेल्प करता है। एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे हम लोगों को मान लीजिए 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में निकालना है, एसआई सिस्टम में या ये इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, ये 1 न्यूटन है। इसको हमको सीजीएस सिस्टम में, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है जो 1 है, इसको हमको सीजीएस सिस्टम में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इनका डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, तो 1 इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 क्या है, एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है या उसका मैग्नीट्यूड है, और U1 उसका यूनिट है, और N2 क्या है, दूसरे सिस्टम में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड है, और U2 दूसरे सिस्टम का यूनिट है। तो यहाँ पर U1 जो है न्यूटन में है और N1 1 है, और न्यूटन यानी फोर्स का जो हम डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, MLT-2। इसी तरह से इधर N2 और M1 L1 T1 लिख सकते हैं, और यहाँ से N2 M2 L2 T2 पर -2। अब चूँकि M1 यहाँ kg में है, L1 मीटर में है और T1 सेकंड में है, इस तरह से इनका हम कन्वर्जन करेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 M1 किस में है, kg में है, तो kg गुणे L मीटर में है, मीटर बाई T सेकेंड, T पर -2। इसी तरह से ये N2 M किस में है, ग्राम में है, ग्राम, और L2 किस में है, सेंटीमीटर में है, और T2 टाइम जो है सेकंड में है। तो यहाँ से टाइम पर ये -2, ये इससे कैंसिल हो रहा है। अब हम 1 kg को यदि ग्राम में बदलें तो 1000 ग्राम लिखेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, और इधर N2 और यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से ग्राम से कैंसिल हो रहा है। यहाँ हम पाते हैं N2 बराबर 10⁵, यानी डायमेंशन की सहायता से हमने न्यूमेरिकल जो कन्वर्जन फैक्टर है वो प्राप्त किया। दूसरे यूनिट में अगर हम जाते हैं, सीजीएस में जाते हैं, तो N2 1 न्यूटन की 1 की जगह पर हो जाएगा 10⁵। तो हम लिखेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम मीटर नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स का कन्वर्जन हुआ, 1 न्यूटन फोर्स का सीजीएस सिस्टम में कन्वर्जन ऐसे हम लोग करते हैं। तो और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं। अभी हम थर्ड इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इससे मतलब कि डायमेंशन की सहायता से और हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में मध्य में रिलेशन देखने के लिए भी ये इसका यूज है। तो थर्ड में हम इसको रख रहे हैं और लिखते हैं इसके लिए डिड्यूस करने में, डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग 2 से अधिक है फिजिकल क्वांटिटीज़, एमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के मध्य यदि कोई रिलेशन है तो उसको डिड्यूस करने में डायमेंशन यूजफुल होता है।
जैसे अगर हम लोग कहें कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ, देन फाइंड फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ टी। तो हम यहाँ पर मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो लेंथ पर उसके लेंथ एल पर और अर्थ और ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है। तो डायमेंशन की सहायता से टी के लिए एक रिलेशन प्राप्त कीजिए। फाइंड ए रिलेशन फॉर टी विच डिपेंड्स ऑन एल एंड जी, वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड जी इज़ ग्रेविटी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट टी डिपेंड्स ऑन एल की ए पावर पर, ए पावर ऑफ एल एंड बी पावर ऑफ जी, एल की ए घात पर और बी की जी की बी घात पर। टी डिपेंड्स ऑन ए क्या है, पावर ऑफ एल एंड बी पावर ऑफ जी। तो इसको हम लोग डायमेंशन इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टी के लिए टी प्रोपोर्शनल या बराबर नहीं लिखेंगे हम लोग, डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है। टी प्रोपोर्शनल टी का साइन लगेगा एल और जी पर। तो एल के लिए एल की ए पर ए घात पर और जी की बी घात पर, और ये यहाँ पर अभी टी ही लिख रहे हैं, टी मतलब टाइम पीरियड। और लिखेंगे अगले लाइन में कि बाई रिटन डायमेंशन फ्रॉम बोथ साइड्स। बोथ साइड की डायमेंशन लिखने पर आफ्टर रिटर्न लिखेंगे, आफ्टर या बाई ऑन रीटिंग लिखिए, ऑन रिटर्न डायमेंशन फ्रॉम बोथ साइड्स। तो बोथ साइड के डायमेंशन लिखा जाए, टी इधर का हो गया और ये प्रोपोर्शनल एल के लिए एल की ए पावर पर और जी के लिए एल टी माइनस 2, इसके लिए बी लिखेंगे। तो और हम क्या पाते हैं, प्रोपोर्शनल एल की यहाँ से ए पावर एल की ए घात मिल रही है, यहाँ से बी घात मिल रही है, ए प्लस बी हो गया, टी की घात -2 मिल रही है और यहाँ पर टी है। नाउ इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ सेम क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स के सेम क्वांटिटी के पावर्स का इक्वेट करने पर, पावर्स को इक्वेट करने पर विकेट क्या पाते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड टी के लिए टी की पावर -2b है, ये -2b इज़ 1, दैट इम्प्लाइज b बराबर -1/2। इसको इसमें पुट करेंगे अगर तो हम क्या पाते हैं, a प्लस -1/2 इज इक्वल टू 0, यानी a बराबर 1/2। तो यहाँ से t इज़ प्रोपोर्शनल टू l की पावर a मतलब 1/2 और g की पावर -1/2, या इसको लिख सकते हैं t इज़ प्रोपोर्शनल टू √l/g। और जब प्रयोगों को करते हैं तो हम पाते हैं कि t बराबर 2π √l/g। तो इस तरह से डायमेंशन की सहायता से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के मध्य रिलेशन प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह से ये इनके यूज हैं। अभी कुछ सवाल और हम लोग करेंगे, इससे पहले लिमिटेशन जान लेते हैं कि डायमेंशन के क्या लिमिटेशन हैं। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड, इस मेथड के क्या लिमिटेशन हैं, इनको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं।
limitations of dimensional method. डायमेंशनल मेथड के क्या लिमिटेशन हैं, इनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला लिमिटेशन ये है, मान सकते हैं कि डायमेंशनल मेथड वर्क्स ओनली इफ इट डिपेंड्स इज ऑफ द प्रोडक्ट टाइप। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी यदि प्रोडक्ट के रूप में डिपेंड करती है, दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के रूप में डिपेंड करती है, तब ये यूजफुल है। लेकिन अगर जहाँ एडिशन हो रहा हो वहाँ पर ये यूजफुल नहीं है। तो इसको हम लोग डायमेंशनल मेथड वर्क्स, डायमेंशनल मेथड वर्क्स ओनली इफ the dependence जो डिपेंडेंस है यानी जो निर्भरता है ऑफ द प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट टाइप में यदि निर्भरता है किसी फिजिकल क्वांटिटी की अन्य फिजिकल क्वांटिटीज़ में, तो ये डायमेंशनल मेथड जो है यूजफुल है। जैसे हम लोग निकालते हैं कि डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम या स्पीड अपॉन टाइम मान लेते हैं, स्पीड लिख देते हैं, स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ से प्रोडक्ट टाइप में है ये, तो इसमें डायमेंशन फार्मूला यूजफुल है। लेकिन इसकी सहायता से हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ए क्वांटिटी, बट वी कैन नॉट फाइंड द करेक्ट क्या एक्सप्रेशन फॉर ए क्वांटिटी which is equal to addition or subtraction of two terms, which is equal to addition or subtraction of two terms के एडिशन और ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टू टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के इन पर यदि डिपेंड कर रहा हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर, तो ये यूजफुल नहीं है। जैसे कि अगर हम लोगों को जैसे यही इक्वेशन है SUT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यदि हम लोग कहें कि जो डिस्टेंस है वो U, A और T पर निर्भर कर रहा है। U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, A मीन्स एक्सेलरेशन एंड T मीन्स टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस विद हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड। S के लिए हमको एक एक्सप्रेशन प्राप्त करना है डायमेंशन मेथड की सहायता से, जिसमें कि S डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पर एंड टाइम पर। तो इस तरह का जो यदि एक्सप्रेशन है, इस तरह की डिपेंडेंसी यदि है जिसमें टू टर्म्स के एडिशन पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो इसमें डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल मेथड सहायक नहीं है।
क्योंकि इसमें प्रोडक्ट टाइप का ये नहीं है, यहाँ पर ये हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेशन इसको देखें, अन्य लिमिटेशन, दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल टू फाइंड द न्यूमेरिकल कांस्टेंट। क्लियर है, इस न्यूमेरिकल कांस्टेंट हम इससे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल टू फाइंड द न्यूमेरिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट को ये इससे हम लोग नहीं पा पाते हैं। इफ़ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन वन और ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज़, 3 क्वांटिटी से ज़्यादा पर यदि निर्भर कर रही है कोई फिजिकल क्वांटिटी, इफ़ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी depends on more than कितने के 3 क्वांटिटीज, V shall be 3 क्वांटिटीज, we shall have more unknown and less equation। हमारे पास क्या होगा, we shall have more unknown and less, more unknown and less क्या इक्वेशन, लेस इक्वेशंस। इक्वेशन हमारे पास कम होंगे और अननोन क्वांटिटी ज़्यादा होंगी, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मोर इक्वेशंस, लेस इक्वेशंस जो हैं वो M, L और T में ही इक्वेशंस हमको मिलेंगे, जबकि क्वांटिटी जो है जिन पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही हो, अगर वो 3 से ज़्यादा है तो हमारे पास अननोन क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, इक्वेशन 3 ही रहेंगे। इसलिए हम इसका इस्तेमाल तब नहीं कर पाते हैं जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। आगे है, फ्रॉम दिस मेथड वी कैन नॉट एनालाइज, फ्रॉम दिस मेथड वी कैन नॉट एनालाइज trigonometrical, exponential and logarithmic terms of equation। trigonometrical, exponential exponential and logarithmic terms of equation। तो इस तरह से ये इसके लिमिटेशंस हैं, और अब इन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं। ये पूरा हम लोगों ने डायमेंशन के विषय में पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चंस जिनको हल करने की कोशिश किया जाए, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हमको ज्ञात करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का G, कैपिटल G का डायमेंशन हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन लिया जाए, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी G, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जी के का हमको डायमेंशन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एफ जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अब डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन लिखने के बाद डायमेंशन हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास गुणे एक्सेलरेशन। मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए LT-2, और यहाँ से आर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर, और m1 m2 के लिए m स्क्वायर, m पर m की घात 2 अगर हम कहें तो यहाँ पर, तो ऊपर गया यदि ये तो m-2 + 1, L पर 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, और t में -2। तो फाइनली भी हम लिख सकते हैं m-1 L 3 t-2। मतलब g का जो डायमेंशन है m में -1, L में 3 और t में -2। m में -1, L में 3 और t टाइम में -2, ये इसका डायमेंशन है। इसी तरह से यदि हमको प्लांक कांस्टेंट का निकालना हो, प्लांक कांस्टेंट h, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हमको निकालना है, तो हम जानते हैं E होता है h न्यू, वेयर E इज एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड h प्लांक कांस्टेंट एंड न्यू इज क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। तो एनर्जी लिखेंगे, एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे। एनर्जी ½ mv² से भी लिख सकते हैं। m के लिए m, v² माने LT-2, इसका स्क्वायर है। तो हम लोग ऐसे लिखें mL² t-4, m v², v LT-2 है तो L² t-4 हो गया, और बराबर h, और न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का t-1। फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग t-1 लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h m L² t-3। h का जो यहाँ पर हम लोगों को ½ mv² यदि करते हैं तो मीटर पर सेकेंड, यानी -2 ही ना होगा, 4 कैसे हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड यहाँ पर ये हो गया -2 यानी -1, m L पर 2 और t पर -1। तो इस तरह से इसका ये यूज़ था। नंबर अलग क्वेश्चन एक लेते हैं जिसमें हम लोगों को कन्वर्ट करना है इसी g के मान को CGS सिस्टम में बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ g का जो इंटरनेशनल सिस्टम वैल्यू है वो कितना होता है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ g इन CGS सिस्टम में चेंज करना है। तो SI में होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में होता है g बराबर 6.67 गुणे 10⁻⁻11। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन के ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के नियम से
F बराबर होता है G m1m2/r²। तो इसका हम लोग पहले यूनिट लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस फार्मूले से इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अब इससे हम लोग इसका डायमेंशन वही n1u1 बराबर n2u2 करते हैं। तो n1 कितना है 6.67 × 10⁻⁻11। u1 लिखें, न्यूटन मीन्स u1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन मीन्स किलोग्राम, या इस किलोग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड पर -2 कर दे रहे हैं, और यहाँ से मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 1 केजी से 1 केजी कैंसिल, मतलब इसका जो यूनिट है मीटर क्यूब सेकंड पर -2 पर केजी। इसी तरह से इसमें इधर n2 लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड को यहाँ नीचे ले रहे हैं, सेकंड स्क्वायर, और ग्राम, यहाँ पर केजी है, यहाँ ग्राम। तो सेकंड से कैंसिल हो रहा है, मीटर पर 3 पावर है। अब इसको हम लोग यहाँ चेंज करते हैं, 6.67 × 10⁻⁻11। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 × 100 यानी 10⁻6 हो जाएगा सेंटीमीटर। और यहाँ पर केजी को चेंज करते हैं ग्राम में तो 10⁻3 ग्राम होगा। और यहाँ से n2 सेंटीमीटर क्यूब है, और अपान ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ लिख देते हैं कि n2 इज 6.67 × 10⁻⁻11 × 10⁻, यहाँ पर ऊपर गया -3, 10⁻3, तो ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻8 क्या सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकंड स्क्वायर। तो ये इस तरह से एक कन्वर्जन था यूनिट्स एंड डायमेंशन में। हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं आजकल, तो डायमेंशन की सहायता से ये हुआ। अब कुछ क्वेश्चन चेक, एक इक्वेशन को चेक किया जाए कि वह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो होमोजेनिटी मेथड से डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड बराबर डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, एंड इक्वल डायमेंशन की क्वांटिटीज़ को, आइडेंटिकल डायमेंशन की क्वांटिटीज़ को जोड़ा या घटाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द करेक्ट रिलेशन, find the correct relation F is equal to mv square upon r स्क्वायर। मतलब कि ये
F जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड रेडियस ऑफ सर्किल, उसके रेडियस ऑफ पाथ पर। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, पहले तो इसे चेक करना है। यदि नहीं करेक्ट है तो फाइंड द करेक्ट रिलेशन प्राप्त करना है। तो डायमेंशन लिखेंगे, F का डायमेंशन लिखे mL/t-2 और इधर से m का m, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर है तो 2 और यहाँ पर ये भी -2। r डिस्टेंस है l, तो हम यहाँ पाते हैं कि mL/t-2, m इधर पाते हैं mL/t-2। तो हम देख रहे हैं कि m की एक घात है, m की यहाँ भी एक घात है, निर्भर है। L की 0, L की यहाँ 0, यहाँ 1, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये फार्मूला करेक्ट नहीं है। तो हम इसको सही फार्मूला प्राप्त करने के लिए हम कहेंगे कि F डिपेंड्स ऑन मास की पावर A पर, मास पावर A ऑफ मास M, power A of mass m and power B of velocity v and power C of radius r, जो सर्कुलर पथ है उसका रेडियस r है। तो विमा लिखेंगे अब mL/t-2, या पहले लिख देंगे ऐसे, F डिपेंड्स ऑन m की पावर A, v की पावर B एंड r की पावर C, या F अब डायमेंशन लिखेंगे mL/t-2 इज़ प्रोपोर्शनल टू m A वेलोसिटी का, L/t-1 B और r का मतलब कि इसका r मतलब डिस्टेंस का, L की पावर C। यहाँ से हम देखते हैं कि m की पावर कितना है, A, L की पावर यहाँ 1, यहाँ C+1 और t की पावर यहाँ -b, और इधर से mL/t-2। दोनों पक्षों से इक्वेट करके, सेम क्वांटिटीज़ के पावर्स को इक्वेट करके हम क्या पाते हैं, A = 1, C+1 = 1 एंड -b = -2, इसलिए b = 2, और यहाँ पे C C+1, यहाँ L की पावर b + c, यहाँ से b मिल रहा है, यहाँ c मिल रहा है, L की पावर b + c, तो हम लिखते हैं L की पावर b + c = 1। तो इसमें इसको रखा जाए यदि, तो C+2 = 1, यानी C = 1 - 2 = -1, C = -1 और A = 1 है ही। इसका मतलब F जो है, F इज़ प्रोपोर्शनल टू m की पावर A, m की पावर 1, v की पावर B, v की पावर 2 और c की पावर -1। c क्या माने है, r माने है r की पावर -1, या F प्रोपोर्शनल टू mv²/r। और हम पाते हैं कि ये F बराबर होता है mv²/r। इस तरह से हम लोगों ने इसको किया, और नेक्स्ट इस वीडियो में इतना ही।